नमस्कार। इंडिया डिबेट में आप सबका स्वागत है। मैं हूं आशुतोष पाठक। दोस्तों, देश के लिए एक नजीर बनने जा रहा है। आपको मालूम है कि पिछले कुछ दिनों से लगातार मुंबई में बड़ी हलचल है और मुंबई की हलचल पूरे देश के लिए एक नजीर बनने जा रहा है। खबर यह आ रही है कि मुंबई हाईकोर्ट में जस्टिस रेवती मोइते डेरे के खिलाफ जो आरोप लगे थे आज से 2 साल पहले, जिस आरोप को लेकर के मुंबई हाईकोर्ट ने एक संज्ञान लिया। संज्ञान यह था कि साहब एडवोकेट नीलेश ओझा ने जो बात कोर्ट में कहनी चाहिए वो पब्लिक डोमेन में आके मीडिया के सामने प्रेस कॉन्फ्रेंस में उन्होंने क्यों कही। अब माननीय महोदय को इस बात का इल्म ही नहीं था, जिन्होंने कंटेम्प्ट का नोटिस भेजा एडवोकेट नीलेश ओझा के लिए, कि जो बात आपको कोर्ट में कहनी चाहिए थी। यह ऑब्जर्वेशन मेरा नहीं है, मुंबई हाईकोर्ट के चीफ जस्टिस आलोक आराधे साहब का है। और उनका कहना था कि जो बात आपको कहनी चाहिए थी कोर्ट में, अदालत में, उस बात को आपने मीडिया के सामने कहा और इसलिए यह कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट माना जा रहा है, इसलिए हम आपको नोटिस सर्व कर रहे हैं। बड़ी अच्छी बात है। लेकिन और इसके लिए इतिहास में पहली बार ऐसा हुआ जब 5 जजों का बेंच दूसरी बार हुआ, और दोनों बार 5 जजों का बेंच एडवोकेट नीलेश ओझा के खिलाफ ही कॉन्स्टिट्यूट किया गया। तो इस बार अदालत ने कहा कि आपने अवमानना किया है, जो भी आरोप आपने जज के खिलाफ लगाए हैं, ये आरोप आपको अदालत में लगानी चाहिए थी, पहले कहनी चाहिए थी। अब 5 जजों में से किसी भी एक जज को इस बात का इल्म नहीं था कि एडवोकेट नीलेश ओझा जी ने जो आरोप लगाया है प्रेस के सामने, मीडिया में आकर के, पब्लिक में, उस आरोप को लिखित रूप से मुंबई हाईकोर्ट के समक्ष 2 साल पहले ही पेश कर चुके हैं, अदालत के संज्ञान में ला चुके हैं। अब अगर कोई माननीय जज उस कंप्लेन के तरफ ध्यान ही ना दे तो इसमें नीलेश ओझा का क्या दोष है? नीलेश ओझा ने कहा कि आपने मुझे जो भी नोटिस भेजा है बड़ी अच्छी बात है, लेकिन मैंने तो लिखित रूप में 2 साल पहले इसे अदालत के सामने लाके रखा है। अब ये सुनते ही होश पाख्ता हो गए अदालत के, अरे ये क्या हो गया, तो फिर उसकी सुनवाई क्यों नहीं हुई? 2 साल से कोई कंप्लेन पड़ा हुआ है, उसकी सुनवाई क्यों नहीं हुई? और ये महत्वपूर्ण कंप्लेन किसी आम के खिलाफ नहीं है, ये महत्वपूर्ण कंप्लेन खास के खिलाफ है और एक सीटिंग जज मुंबई हाईकोर्ट के जस्टिस रेवती मोइते डेरे के खिलाफ है, जिसका कि संज्ञान अदालत ने नहीं लिया, कोई सुनवाई नहीं की। तो इसमें दोष किसका है? नीलेश ओझा का है या माननीय अदालत का है? अदालत ने इस तर्क को बड़े गंभीरता से लिया और उन्होंने फौरन कहा कि जो भी आरोप आपके लगे हैं उसकी सुनवाई होगी। मैटर बोर्ड पे लिया और कल 4:30 बजे, मंगलवार को 4:30 बजे मुकर्रर हुआ तारीख, समय, और उस वक्त सुनवाई शुरू हुई। और सुनवाई में एक बहुत ही महत्वपूर्ण बात कही गई। अब इसी महत्वपूर्ण बात पर आज मैं आपके सामने प्रस्तुत कर रहा हूं देश के जाने माने लॉयर, कानून वेत्ता, मशहूर लॉयर एडवोकेट ईश्वरलाल अग्रवाल जी को। बहुत स्वागत है एडवोकेट ईश्वरलाल अग्रवाल जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका। नमस्ते नमस्ते नमस्ते। ईश्वरलाल जी, कल जो अदालत में सुनवाई शुरू हुई उसका मजमून क्या है? ये पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन है। इसमें काफी मुद्दे उठाए गए हैं, जैसे रेवती मोइते डेरे के से रिलेटेड। बस उसी की सुनवाई ये लगी हुई है बॉम्बे हाईकोर्ट में। तो
अब मुझे जानकारी मिली है कि जो सुनवाई हो रही थी उसमें माननीय जज साहब ने ये सवाल उठाया है कि किसी एक जज के खिलाफ कोई चार्ज करप्शन का या कोई जो कंप्लेन आप कर रहे हैं, ये पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन कैसे हो सकता है या पब्लिक इंटरेस्ट का विषय कैसे हो सकता है? इसे आप किस लॉ के तहत कहेंगे कि ये पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन होना चाहिए या ये पब्लिक कंसर्न का कैसे है? परोक्ष रूप से माननीय जज ये पूछना चाहते हैं कि अगर एक व्यक्ति एक जज विशेष के खिलाफ किसी प्रकार का कोई चार्ज है तो वो पब्लिक कंसर्न कैसे है? सर जी, कल कुछ ऑर्डर पास हुए हैं बेंच के द्वारा। अब वो ऑर्डर अब तक हमारे पास आए नहीं है। एक बार वो ऑर्डर आ जाएंगे, ब्लैक एंड व्हाइट में क्या लिखा हुआ है वो समझ में आएगा। उसके बाद इसका हम विस्तार से खुलासा कर सकते हैं। जब भी तक ब्लैक एंड व्हाइट में क्या ऑर्डर पास हुआ हमारे पास नहीं आता, इस विषय पे कहना थोड़ा सा मुश्किल होगा। अच्छा, मान लीजिए कि आपके पास ऑर्डर नहीं है लेकिन हमें जो सूचना मिली है वो हो सकता है कि सूचना अधूरी हो सकता है कि सूचना गलत हो। लेकिन मान लीजिए हम ये प्रीम्प्ट कर रहे हैं, हम ये कयास लगा रहे हैं कि अदालत ने ऐसा ऑब्जर्वेशन दिया है, ऐसा ऑब्जर्वेशन दिया है जो मुझे जानकारी मिली, मेरे जो सूत्रों ने मुझे बताया कि अदालत ने ऐसा ऑब्जर्वेशन संभवतः दिया है कि ये पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन कैसे होगा, ये साबित करें। तो अगर मान लीजिए कि आप तक ये सूचना नहीं पहुंची है, ये हाइपोथेटिकल है और हम भी ये नहीं कह रहे हैं कि अदालत ने ऐसा कहा ही है, लेकिन अगर इस सूचना के आधार पर हम आपसे ये सवाल पूछें कि अगर अदालत ने ऐसा सवाल पूछा है तो अगर 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 पूछा है तो ये पब्लिक इंटरेस्ट का विषय कैसे होगा ईश्वरलाल जी? अगर अगर ऐसा सवाल अदालत ने पूछा है तो इसके ऊपर तो सुप्रीम कोर्ट के कई जजमेंट हैं। उन जजमेंट के हिसाब से इसको पब्लिक इंटरेस्ट तो होगा ही ना। अगर कोई किसी जज ने चाहे जानबूझ के या गलती से भी कुछ गलत किया है तो जज तो एक पब्लिक फिगर है, और जो हियरिंग होती है कोर्ट के अंदर वो ओपन हियरिंग है। अब अगर देश की जनता वहाँ पे उस वक्त वहाँ पे खड़ी है और जो जिस बात का जानकार है वो अगर देख रहा है कि माननीय जज जो प्रोसीडिंग कंडक्ट कर रहे हैं उनके द्वारा कुछ गलती हो रही है, अब वो तो जानते नहीं कि भाई किस वजह से हुई है, जानबूझ के हुई है, उसके पीछे कारण क्या है। लेकिन जो प्राइमा फेसे फेस ऑफ इट गलती है, वो गलती अगर उन्होंने नहीं सुधारी है तो जो जिस केस के अंदर वो गलती हो रही है इसको एक ट्रेवेस्टी ऑफ जस्टिस बोलते हैं। मतलब ये कि जो हुआ है वो नहीं होना चाहिए था और वो हो गया है, तो उसको रेक्टिफाई करना होता है। बट यहाँ पे बहुत सारी चीजें हैं जो हुई है जो नहीं हुई है। अब जब ऑर्डर आएगा तब हमें पता चलेगा एग्जैक्टली क्या सिचुएशन है। नहीं अगर ऐसा लेकिन है अगर तो ये पब्लिक लेकिन पब्लिक इंटरेस्ट ही इस है ये। ईश्वरलाल जी, एक एक ऐसा भी चलन है कि अगर आप जज के निर्णय से सहमत नहीं हैं तो जज के ऊपर आरोप लगा दो कि आपका इसमें कोई मालाफाइड इंटेंशन है। अभी अभी दिल्ली में एक निचली अदालत में जज ने कोई फैसला दिया। जो मजिस्ट्रेट हैं उन्होंने फैसला दिया और एक पार्टी को कबूल नहीं हुआ तो उन्होंने भरी कोर्ट में धमकी दे दी कि निकलो, तुम घर कैसे पहुंच सकती हो। वो महिला जज थी, उनको उन्होंने धमकी दे दिया। तो क्या ये पार्टी के तरफ से तो हो सकता है कि पार्टी के पक्ष में फैसला नहीं आया तो वो जज को कह सकते हैं कि जज ने दूसरी पार्टी का फेवर किया, लेकिन कोई थर्ड पार्टी, नीलेश ओझा यहां पर ना तो पार्टी है जिस जिस विषय पर जिस बिंदु पर उन्होंने आरोप लगाया है, संभवतः वो कई विषयों में शायद पार्टी भी नहीं है, वो वकील भी नहीं है इस केस। तो अगर नीलेश ओझा जी ने यह आरोप लगाया है जस्टिस रेवती मोहिते डेरे के ऊपर कि आपका कोई मेलाफाइड इंटेंशन रहा है या कुछ भी रहा है, तो ये पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन में कैसे कन्वर्ट होगा? देखिए, जो आप दिल्ली के जिस मैजिस्ट्रेट कोर्ट की बात कर रहे हैं उसकी न्यूज़ मैंने सुनी थी, पढ़ी थी, जिसके अंदर लिटिगेंट और शायद उनके एडवोकेट ने भी मैजिस्ट्रेट को धमकी दे दी। तो ये गलत है। एक जज जो भी अपना फैसला सुनाता है उसके खिलाफ आप उसको ओपन कोर्ट में धमकी नहीं दे सकते, कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट हो जाएगा। अगर आपके कोई भी ग्रीवेंसेस है तो एक प्रोसीजर फॉलो कीजिए, डेमोक्रेटिक वे है, इंडिया इज अ डेमोक्रेटिक कंट्री, सारे आपको प्रोसीजर दिए हुए हैं।
अगर किसी जज ने कुछ गलत किया है तो आप उसको ओपन कोर्ट में धमकी नहीं दे सकते। अगर उसने कोई बहुत बड़ा गुनाह भी किया है, मान के चलते हैं कि वो गुनाह है, या फिर ऐसे चलते उसकी गलती है, तो आप ओपन कोर्ट में धमकी नहीं दे सकते हो। आपको प्रोसीजर दिया गया है, आप लिखित में जो हायर अथॉरिटीज है उसके पास जाइए और उनको बताइए कि ये गलती क्यों है, ये गुनाह क्यों है, और तथ्य क्या है, एविडेंस क्या है, एविडेंस फॉलो, एविडेंस के हिसाब से वो गुनाह बनता है, नहीं बनता है, क्या बनता है, वो आप डेमोक्रेटिक वे में रिटर्न कंप्लेंट करके कर सकते हो। धमकी देना तो गलत है, धमकी नहीं दे सकते आप। और प्रिसाइडिंग ऑफिसर को भी धमकी नहीं दी जा सकती, ये गलत है, कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट होता है। दिस इज इंटरफेरेंस इन द एडमिशन ऑफ जस्टिस, दिस इज नॉट डन। और जहाँ तक गलतियों का सवाल है, तो सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि नो बडी इज इनविंसिबल। कहने का मतलब ये है कि ऐसा कोई व्यक्ति आज तक पैदा नहीं हुआ जिसने गलती नहीं की। जजेस भी हैं उसके अंदर, वो गलती भी करते हैं, ऐसा कोई जज नहीं है जिसने कोई गलती ना की हो। तो गलती हर किसी से होती है, हमसे भी होती है, सभी से होती है। लेकिन गलती करना कोई बहुत बड़ी बात नहीं है, लेकिन गलती करके उसको रेक्टिफाई करना बहुत बड़ी बात है। अगर गलती कर दी है, उसको रेक्टिफाई किया है, तो बहुत ही अच्छी बात है। अगर रेक्टिफाई, अगर ये गलती जानबूझ के की गई और रेक्टिफाई नहीं की गई तो ये गलत। नहीं, तो अब मैं वही कह रहा हूं कि जस्टिस रेवती मोहिते डेरे के खिलाफ जो आरोप हैं, जिस पर कि हमें ये खबर मिल रही है कि ये पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन कैसे बनेगा, तो इसके लिए आपके पास क्या आधार हैं, क्या तर्क आप दे सकते हैं, या नीलेश ओझा जी को क्या तर्क देना चाहिए? बहुत सारे केस लॉज हैं, अगर कुछ ही कोई के एक दो केस लॉ आप जरा दर्शकों को बताएं तो थोड़ा ज्ञानवर्धन हो। सुतोष जी, फिलहाल तो ऐसा है कि जब तक ऑर्डर नहीं है, किसी चीज पे कमेंट नहीं कर पाऊंगा। जैसे ही ऑर्डर आ जाए, तो उस ऑर्डर में क्या लिखा हुआ है उसके हिसाब से क्या केस बनता है या नहीं बनता है, और हमें कोर्ट को किस पॉइंट के ऊपर सेटिस्फेक्शन करना है, ये हमें तो अभी तक, जब तक ऑर्डर नहीं आएगा, नहीं पता। ऑर्डर आ जाने दीजिए, हम आपको केस लॉस के साथ, अगर जो कोर्ट ने बात कही है उस बात के अंदर जो कुछ भी ब्लैक एंड व्हाइट में पूछा गया है हमसे, उसके ऊपर हम पूरा डिटेल में आपसे इस बारे में बात करेंगे। लेकिन फिलहाल हम इस बारे में फिलहाल कुछ कमेंट नहीं कर सकते। अच्छा, ये इस एक काम ऐसा है कि जस्टिस रेवती मोहिते डेरे के विषय को छोड़ देते हैं। हम हाँ, एक नॉर्मल नॉर्मल एक किसी जज के खिलाफ मान लीजिए किसी ने आरोप लगाया, भ्रष्टाचार का आरोप लगाया, हाँ। तो क्या वो पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन के रूप में कन्वर्ट हो सकता है? देखिए, इसके अंदर ऐसा है कि कॉन्स्टिट्यूशन ने और वेरियस एक्ट्स जो एनेक्ट होते हैं पार्लियामेंट स्टेट लेजिस्लेचर के हिसाब से, उसके अंदर बहुत सारी राइट्स दिए गए हैं। और उन राइट्स के हिसाब से अगर आपकी कोई रेमेडी बनती है तो आप उस रेमेडी में जा सकते हो। अगर कोई ऑफेंस या कंटिन्यूअसली कोई जज एक के बाद एक गलतियां करते जा रहा है, रेक्टिफाई नहीं कर रहा है, और उससे एक रॉन्ग प्रेसिडेंट बन रहा है, तो डेफिनेटली इस रॉन्ग प्रेसिडेंट को बनने से रोकने के लिए एक पीआईएल तो फाइल की जा सकती है। क्योंकि ये पब्लिक इंटरेस्ट हो जाएगा कि एक जज गलती में गलती करता है और रॉन्ग प्रेसिडेंट सेट करते जा रहा अच्छा, तो आप है, ये एक कह पब्लिक रहे हैं इंटरेस्ट कि बन सकता है। अगर एक गलती हो जाती है तो वो पब्लिक इंटरेस्ट का विषय नहीं बन सकता है। बिल्कुल। लेकिन अगर उस गलती को वो रेक्टिफाइड नहीं करते हैं, करता है या करती हैं, नहीं करते हैं या करती है, कोई जज, मेल या फीमेल जो भी हो, अगर हाँ, अपनी गलती को रेक्टिफाई कर लेती हैं तब तो कोई बात ही नहीं। लेकिन अपनी बिल्कुल गलती बिल्कुल। को वो रेक्टिफाई नहीं करती हैं और वो बनी रहती हाँ हैं कि जी। नहीं, हमने ये गलती किया है, कोई बात नहीं है, तब भी क्या वो पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन का विषय बनेगा, नहीं बनेगा? देखिए, ऐसा है कि एक गलती है तो उसके लिए आपके पास लीगल रेमेडीज है ना। यू कैन फाइल द कंप्लेंट बिफोर द चीफ जस्टिस, यू कैन आस्क द चीफ जस्टिस टू टेक द cognizance of the mistake or illegality committed by the particular judge। उसके अगर उसने जज ने कुछ गलत किया है तो अगली रेमेडी है उसके पास, चीफ जस्टिस से वो जा सकते हैं। इसके अलावा उनके खिलाफ सैंक्शन लेके कंप्लेंट फाइल कर सकते हैं।
218, 219 ओल्ड आईपीसी में है, जो अभी बीएनएस में नए सेक्शन बन गए हैं, करस्पॉन्डिंग सेक्शन है। तो अगर जुडिशियल प्रोसेस में कुछ गलती हुई है तो उसमें सजा का प्रावधान है, आप उसमें जा सकते हो बिल्कुल, एक गलती के लिए। अगर कंटिन्यूस गलती करते जा रहा है, गलती करते जा रहा है, इलीगलिटी करते जा रहा है, तो इसके अंदर शायद जज का कुछ मैलिफाइड इंटेंशन होगा। इस वजह से वो, जो कोई भी जज है जो ये कंटिन्यूस गलती करते जा रहा है, तब तो ये पब्लिक इंटरेस्ट का विषय बन जाता है। तो क्या जस्टिस रेवती मोहिते डेरे के खिलाफ जो आरोप लगे हैं, आप उस पर भी मान लीजिए चर्चा अगर नहीं करना चाहते हैं, अगर वो आरोप एक नहीं, दो नहीं, तीन नहीं, चार हैं, और ये स्टैब्लिश हो जाता है कि जस्टिस रेवती मोहिते डेरे ने गलतियां लगातार की हैं, तब तो वो पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन के परव्यू में आ जाएगा। फिलहाल मैं उनका नाम ही नहीं लेना चाहता, लेकिन एक जनरलाइजेशन मैं आपको बताता हूँ। अगर हम्म। किसी जज ने कंटिन्यू 4-5 इलीगलिटी की है, गलती की है, तो डेफिनेटली वो पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन आ जाएगा। और जस्टिस रेवती मोहिते डेरे का जो कुछ भी है ऑर्डर आ जाने दीजिए। इसके बाद जो कुछ भी उसके अंदर आएगा, हम आपसे उस बारे में भी चर्चा बिल्कुल करेंगे। क्या इसके पहले किसी जज के खिलाफ इस तरह से पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन का वाकया आया है सामने? ये थोड़ा इसको, विषय को सर्च करके आपको बताना होगा। फिलहाल तो अच्छा, आपके अभी इस आपके केस नॉलेज में, में नहीं है? हाँ, मेरे नॉलेज में फिलहाल नहीं। अच्छा, अब मैं आपसे एक सवाल पूछ रहा हूं कि किसी जज के यहां पर 15 करोड़ से अधिक का कैश मिलता है, बिल्कुल। और पूरा सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट सब मिलकर के इस खबर को दबाने की पहले कोशिश करते हैं 7 दिनों तक, और उसके बाद यह खबर दब नहीं पाती है तो कस्टमरी एक निभा दिया जाता है कि चलिए इनका ट्रांसफर कर दिया। ट्रांसफर करने पर जिस कोर्ट में ट्रांसफर किया गया वहां पर बवाल मचता है, और एडवोकेट के जो एसोसिएशन से बार काउंसिल के लोग वो विरोध करते हैं, और वो कहते हैं कि मैं इस जज को यहां पर एक्सेप्ट नहीं करूंगा। तब जाकर के उनको काम से रिक्यूज किया जाता है, काम नहीं दिया जाता है उनको। क्या ये मामला पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन का है? बिल्कुल, इससे अच्छा और टेनेबल पब्लिक इंटरेस्ट कोई हो ही नहीं सकता। एक जज के घर 15 करोड़, ये तो रिपोर्टेड है। बाकी का तो मैं कुछ इस पे कमेंट नहीं करना चाहूंगा। रिपोर्टेड पंद्रह अब सौ करोड़ है करोड़ है कि 1000 करोड़ है, क्योंकि जितनी मुंह उतनी बातें वो तो होंगी। पता नहीं। हाँ, बिल्कुल। अब इसके ऊपर तुरंत एफआईआर होनी चाहिए थी, लेकिन इस मामले में एफआईआर रजिस्टर नहीं की गई है, इन्वेस्टिगेशन नहीं हुआ है। अब ऐसा है कि अगर कोई गुनाह होता है जो रिवील होता है, तो तुरंत एफआईआर करके तुरंत इन्वेस्टिगेशन होना चाहिए। अगर इन्वेस्टिगेशन तुरंत नहीं हो पाता है, तो उस गुनाह के जितने भी सबूत है उसको नष्ट करने के लिए, मिटाने के लिए आरोपी को वक्त मिल जाता है, और वो अपना जो दामन है वो साफ करने में लग जाता है। अब 7 दिन तक एफआईआर नहीं हुई, तो दिस इज द मैटर ऑफ बिग कंसर्न। अब तक तो हो जाना चाहिए था वो। जस्टिस चंद्रचूड़ ने शनिवार को भारतनाट्यम देखते हुए 3 बार, 2 बार जज, 2 बार बेंच का गठन किया। एक बार गुजरात हाईकोर्ट में उस दिन सुनवाई हुई, वहां बेल रिजेक्ट होता है तीस्ता सीतलवाड़ का। फिर उसके बाद दिल्ली में 2 बार बेंच बना। 2 जजों का बेंच ने कोई आम सहमति नहीं बन सकी, दोनों जज जो हैं अलग अलग ओपिनियन के हुए। फिर 3 जजों का बेंच गठित किया गया। भारतनाट्यम देखते हुए उन्होंने गठित किया, बड़ा अर्जेंसी था तीस्ता सीतलवाड़ के लिए, और फिर रात में जाकर के उनको बेल दिया गया। तो क्या ये कोई आधार बनता है इंक्वायरी का जस्टिस चंद्रचूड़ के खिलाफ की इतनी जल्दबाजी क्या थी? देखिए, कानून में सुप्रीम कोर्ट के जजमेंट है, अनड्यू हेस्ट किसी भी काम में, किसी भी कोर्ट की प्रोसीडिंग्स में, अगर कोई जज अनड्यू हेस्ट दिखाता है तो दिस इज नॉट लीगली वैलिड। आप उसको समय दीजिए। इतनी जल्दी अनड्यू हेस्ट में काम किया गया, काम ये दिखाता है कि इसके अंदर कोई मैलिफिड इंटेंशन है। तो डेफिनेटली अगर ऐसा हुआ है तो उसके अंदर मैलिफिड इंटेंशन होगा जरूर, बिकॉज सुप्रीम कोर्ट इटसेल्फ इज सेइंग that showing undue haste is not proper in the
procedure of the court. सुशांत केस में सुप्रीम कोर्ट का ही यह आदेश था कि ये चूंकि पब्लिक के कंसर्न का केस हो गया है, पब्लिक जानना चाहती है कि सुशांत के साथ क्या हुआ था, इसके बारे में सीबीआई को पीरियोडिकली प्रेस के माध्यम से जनता को इन्वेस्टिगेशन के स्टेटस रिपोर्ट बताने थे। सीबीआई ने 5 साल में एक भी स्टेटस रिपोर्ट नहीं बताया और जब अभी दिशा का केस ओपन हुआ तो उसने सुशांत का केस क्लोज कर दिया। क्या इसके लिए कोई जिम्मेदारी तय होती है अदालत की? क्योंकि यह अदालत की अवमानना नहीं माना जाएगा, क्योंकि पिछले 5 साल में जांच की प्रगति का रिपोर्ट कहा गया था अदालत की तरफ से कि आप जनता को बताएंगे कि आपने क्या जांच किया है। वो जांच की रिपोर्ट बताए बगैर, कोई बात बताए बगैर उन्होंने क्लोजर रिपोर्ट फाइल कर दी। क्या 5 साल में ये आदेश सुप्रीम कोर्ट के ही एक जज का था और ये चंद्रचूड़ साहब जब तक रहे सुप्रीम कोर्ट में बतौर जज और बतौर चीफ जस्टिस, कहा जाता है कि इन लोगों की तूती बोलती रही और इनका बेटा रिया चक्रवर्ती के लिए अपियर होता रहा, इसलिए यह मान लिया गया है कि और देवेंद्र उपाध्याय जो पीआईएल फाइल हुआ था दिशा को लेकर के, सुशांत को लेकर के, उस पीआईएल की सुनवाई 1.5 साल तक उन्होंने नहीं की। यह माना जा रहा था कि जस्टिस चंद्रचूड़ और जस्टिस देवेंद्र उपाध्याय इन सबका एक ग्रुप है जो इस तरह के केसेस को सुनते नहीं है, उसको मैटर पे लेते नहीं है। तो क्या सुप्रीम कोर्ट ने अगर सीबीआई से एक बार भी स्टेटस रिपोर्ट नहीं मांगा तो ये क्या नेचुरल जस्टिस का कंटेम्प्ट नहीं है? इसके रिकॉर्ड एंड प्रोसीडिंग में सामने नहीं है कि एग्जैक्टली सबमिट रिकॉर्डिंग ईश्वर जी का लगता है कि कुछ जब हाँ, भी बोलिए तक कोर्ट का रिकॉर्ड हमारे सामने नहीं आ सकता, मैं इस बारे में कुछ नहीं कह सकता। कोर्ट का रिकॉर्ड सामने हो, उसको पढ़ के हम फिर डेफिनेटली इस पर कुछ कमेंट कर सकते हैं। आई एम नॉट अवेयर ऑफ द कोर्ट रिकॉर्ड, कोर्ट प्रोसीडिंग्स ब्लैक एंड व्हाइट मेरे सामने नहीं है। अगर मान लीजिए कोर्ट की प्रोसीडिंग्स नहीं है, लेकिन अगर हम लगा देते हैं, सवाल हम कर रहे हैं कि अगर कोर्ट का ऐसा आदेश हुआ होगा और सीबीआई ने उस आदेश की तामील नहीं की तो क्या बनता है? ये डेफिनेटली अगर सुप्रीम कोर्ट या फिर हाई कोर्ट या कोई भी कोर्ट, इंडिया का कोई भी कोर्ट अगर एक आदेश पारित करता है और इन्वेस्टिगेटिंग एजेंसी को ये ऑर्डर देता है कि आपको पीरियोडिक रिपोर्ट पब्लिक को बतानी है या पीरियोडिक रिपोर्ट कोर्ट में सबमिट करनी है, अगर वो इन्वेस्टिगेटिंग एजेंसी ऐसा नहीं करती है तो डेफिनेटली ने उस कोर्ट के आदेश का कंटेम्प्ट किया है। दिस इज विलफुल डिसओबीडियंस ऑफ द ऑर्डर ऑफ द कोर्ट, जिसके लिए उसके ऊपर कोर्ट की अवमानना का केस दाखिल किया जा सकता है। और अगर अब मान लीजिए कि सीबीआई ने क्लोजर रिपोर्ट दे दी तो अब भी सीबीआई को नोटिस भेजा जा सकता है कि आपने 5 साल में अपने स्टेटस रिपोर्ट एक बार भी पब्लिक को क्यों नहीं बताया, क्या कारण था? देखिए, कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट का लिमिटेशन होता है 1 ईयर। अगर किसी ने किसी कोर्ट का कंटेम्प्ट किया होता है उसके लिए 1 साल के अंदर प्रोसीडिंग फाइल करनी होती है। 1 साल के बाद उसका लिमिटेशन पीरियड खत्म हो जाता है, बाद में उसके खिलाफ प्रोसीडिंग्स कंटेम्प्ट में तो नहीं ले सकते हैं, बट अदर लॉज में उसके खिलाफ ले सकते हैं कि विलफुल डिसओबीडियंस ऑफ द ऑर्डर ऑफ द कोर्ट जो कंटेम्प्ट में आता है वो तो नहीं बनेगा इसके अंदर। लेकिन जो कोर्ट ने आदेश दिए थे वो फॉलो नहीं हुए हैं तो दूसरे प्रोसीडिंग्स हैं जिसके अंदर उनके खिलाफ एक्शन लिया जा सकता है। अच्छा, मैं ये सवाल इसलिए पूछ रहा हूं कि कल जब दिशा का केस ओपन होगा, जब 30 तारीख को दिशा का केस ओपन होगा तो उसमें बात स्पष्ट हो जाएगी और मुझे लगता है 1 से 2 हियरिंग में पुलिस को एफआईआर का आदेश मिल जाएगा, क्योंकि ये ओपन एंड शट केस है। खुद दिशा के पिता कंप्लेनेंट हैं और ये बलात्कार और मर्डर का बहुत ही संगीन आरोप है, बड़े बड़े रसूखदार लोग इन्वॉल्व हैं, तो अदालत अपने को इसमें बचाने की कोशिश बिल्कुल नहीं करेगी और अदालत न्याय के पक्ष में निश्चित रूप से खड़ी होगी।
तो मुझे ऐसा लगता है कि जो साक्ष्य और जो दलील आप लोगों की तरफ से बन रहे हैं, उसमें अदालत के पास कोई ऑप्शन भी नहीं है सिवा इस ऑर्डर देने के कि मुंबई पुलिस को इमीडिएटली एफआईआर दर्ज करनी चाहिए। अगर ये दिशा का केस ओपन होता है, आपको मालूम है कि दिशा का केस ओपन होते ही ये मामला सुशांत तक पहुंचेगा, और जब सुशांत का केस ओपन होता है, और महाराष्ट्र सरकार ने खुद भी कहा है कि जो भी दिशा सालियान के पिता ने एप्लीकेशन दिया है और उसमें उन्होंने जिस बात का जिक्र किया है, और उसमें उन्होंने बहुत ही कैटेगोरिकली जिक्र किया है कि दिशा की मृत्यु सुशांत की मृत्यु से जुड़ा हुआ है, इसलिए दोनों का इन्वेस्टिगेशन साथ साथ हो। ऐसी परिस्थिति में अगर इन्वेस्टिगेशन ऑन होती है, तो क्या आप लोग अदालत में ये दलील रखेंगे, या नीलेश ओझा की जो और टीम है या आपकी टीम है, क्या अदालत में ये दलील रखेगी कि आप रखेंगे कि सीबीआई ने बिना स्टेटस रिपोर्ट एक बार भी पब्लिक डोमेन में लाए हुए सीधा क्लोजर रिपोर्ट फाइल कर दिया? देखिए ऑर्डर क्या होता है कोर्ट का एफआईआर के लिए, उसके अंदर रीजंस क्या दिए जाते हैं कोर्ट की तरफ से, उसके ऊपर डिपेंड होगा कि आगे की कार्रवाई क्या होगी, कैसे होगी। फिलहाल तो नहीं, तो आप एक वकील हैं, पुलिस ने बट आपका क्या मानना है, आपका क्या मानना है, क्या ऑर्डर दे पुलिस सकते हैं? मेरा तो ये कहना है कि डेफिनेटली कोर्ट का जो भी, देखिए ऐसा है कि कोर्ट क्या ऑर्डर देने वाला है हम ये प्रेडिक्ट नहीं कर सकते हैं। कोर्ट का एक अपना व्यू होता है, एक ओपिनियन होता है, लेकिन प्राइमा फेसी लॉ ये है कि अगर पुलिस को एक कॉग्निजेबल ऑफेंस रिपोर्ट किया जाता है तो पुलिस को उसके लिए एफआईआर रजिस्टर करनी है। अगर पुलिस उस केस में एफआईआर रजिस्टर नहीं करती है तो ये पुलिस गुनाह कर रही है। तो इसीलिए कोर्ट में गए हैं। कोर्ट को अगर ये लगेगा कि डेफिनेटली कॉग्निजेबल ऑफेंस रिपोर्ट हुआ है और पुलिस ने इसके अंदर जो वो अपनी जिम्मेदारी निभानी थी वो नहीं निभाई है, नहीं, तो जैसे मैं कोर्ट को ये लगेगा नहीं, कोर्ट को लगना नहीं है, वो उनका प्रेरोगेटिव नहीं है, ये कानून का पालन करना है उनको। इसलिए तो मैं कह रहा हूं कि जज जो है वो उनको लगने ऊपर नहीं निर्भर करता है, उनका विम्स एंड फैंसी नहीं चलेगा ना। प्रोसीजर है, प्रोसीजर है कि एक बेटी के बाप कंप्लेन कर रहे हैं कि मेरी पुत्री के साथ अन्याय हुआ है, उनकी हत्या हुई है, वो कंप्लेन लेकर के पुलिस के पास गए हैं, तो ये फिर उनके विम्स एंड फैंसी पे नहीं चलेगा ना, उनके लाइक डिसलाइक पे। बिल्कुल मैं मानता हूँ, लेकिन कोर्ट तो क्या फिर आदेश आप देने ये वाला क्यों कह है। रहे हैं कि कोर्ट के आदेश क्या देंगी? आदेश नहीं, या कोर्ट के पास कोई ऑप्शन नहीं है, ये मैं कह रहा हूं। नहीं 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 अशोक जी, ऐसा है कि कोर्ट के ऑर्डर को आप पहले प्रेडिक्ट नहीं कर सकते हो। लेट द नहीं, ऑर्डर कम, प्रिडिक्ट नहीं उसके कर बाद सकते हम हैं। उसके ऊपर। नहीं 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 नहीं। हाँ आप ये कह रहे हैं, आप एज ए लॉ ऑफिसर यू कैन से, बट मी एज ए थर्ड पार्टी, मेरा ये अधिकार है कि मैं अदालत के सामने ये रखूं कि आपका कोई लाइक डिसलाइक नहीं चलेगा इस केस में ना, क्योंकि इसका सीधा बिल्कुल सीधी केस लॉ है। बिल्कुल, लाइक डिसलाइक नहीं चलेगा। जो नहीं लॉ के चलेगा। पैरामीटर्स है उस पैरामीटर्स के तहत ही लॉ कोर्ट को काम करना होता है। लॉ के बियॉन्ड जाके कोर्ट भी काम नहीं कर सकता। लॉ फॉलो तो मैं करना है आपसे कोर्ट ये कह रहा हूं, फर्ज कीजिए ईश्वरलाल जी, आप जज हैं, आप जज हैं, ठीक है, और मैं वकील हूं, मैं सतीश जी का वकील हूं, मैं आया हूं आपके सामने प्ली कर रहा हूं कि योर ऑनर ये डिसीज के फादर हैं, इन्होंने कंप्लेंट दिया है और पुलिस अभी तक एफआईआर नहीं कर रही है, क्या करेंगे आप? कंप्लेंट के अंदर जो सब्सटेंस है उसको देखेंगे, और जो सब्सटेंस है वो रिवील करता है कॉग्निजेबल ऑफेंस है, तो डेफिनेटली एफआईआर रजिस्टर करने का ऑर्डर पास करेंगे। ना, आप कंप्लेन का सब्सटेंस देखेंगे, क्योंकि ये बिल्कुल मामला पूरे पब्लिक डोमेन में है, तो वो सारे सब्सटेंस आपको भी मालूम है, बिकॉज वी आई एक्सपेक्ट दैट यू आर इन्फॉर्म जज, तो यू मस्ट बी अवेयर ऑफ द फैक्ट। तो सारे मामला जो पब्लिक डोमेन में है, मैं आपसे ये करूंगा, लेकिन आप देखेंगे तो आप सेटिस्फाई होंगे। मैं जो कंप्लेन लेके जा रहा हूं, तो कंप्लेन में वो सारे आपके लिए सेटिस्फैक्टरी वर्ड्स, सेंटेंसेज, केस लॉ सब कुछ लेकर के गया हूं, तब क्या करेंगे आप? शुरू दो चीजें हैं इसके अंदर। हम्म। पब्लिक डोमेन में जो कुछ भी हो रहा है, न्यूज में आ रहा है, मीडिया में आ रहा है, सब जगह आ रहा है, और मैं फर्ज कर लीजिए कि आई एम अ जज और मैं वो सब पढ़ रहा हूँ, मुझे उस चीज का ज्ञान है, नॉलेज है, सब कुछ है। सब कुछ है। लेकिन जब जब मैं एज ए जज कोर्ट में कुर्सी जज पर की बैठ। कुर्सी पे हाँ। बैठूंगा ना, आई राइट। कैनॉट इनपुट माई पर्सन नॉलेज इनटू द केस।
एब्सोल्युटली जो भी राइट, एब्सोल्युटली राइट। जो भी मेरे सामने ब्लैक एंड व्हाइट में आया हुआ है मटेरियल, बेस्ड ऑन द मटेरियल ऑन रिकॉर्ड ही मुझे जजमेंट देना है, ऑर्डर पास करना है। मेरा पर्सनल नॉलेज में आई कैन नॉट इनपुट इन द मैटर। वेरी गुड, मुझे वेरी सारे गुड। नॉलेज हो, सारे एविडेंस हो, सब कुछ मुझे पता है, बट जब तक राइटिंग में मेरे सामने नहीं आएगा रिकॉर्ड पे, मैं अपना पर्सनल नॉलेज उसके अंदर इनपुट करके ऑर्डर नहीं पास कर सकता। जो बिल्कुल सही मटेरियल बात मेरे है। सामने आया है उसी के बेसिस पे ही ऑर्डर पास करेंगे। अगर हमारे पास जो मटेरियल है उसके अंदर जो फैक्ट्स है वो ये डिस्क्लोज कर रहे कि कॉग्निजेबल ऑफेंस कमिट हुआ, पुलिस ने एफआईआर रजिस्टर नहीं किया है, तो डेफिनेटली एज अ जज आई विल पास द ऑर्डर फॉर रजिस्ट्रेशन एफआईआर। मतलब आप ये कह रहे हैं कि इफ यू आर ए जज एंड यू आर हैविंग ऑल द इंफॉर्मेशन बाय योर सोर्सेज, सपोज आपने यस। माना आपको मालूम है कि हाँ ये मर्डर हुआ है और आप कन्विंस हैं, फर्ज कीजिए, तब भी आप on the merit of the application, the content of the application, you will decide the order. You are saying like that. यस। एनी Very true. जज, आई मेक अ स्टेटमेंट, any judge in any court through the territory of India cannot input his personal knowledge into the proceedings before it, even if that judge is having all the knowledge of a particular incidence of a case which is in front of him. Unless the everything, सारे तथ्य, सारे एविडेंसेस ब्लैक एंड व्हाइट में केस के रूप में उसके सामने जब प्रस्तुत होंगे, उस मटेरियल को गो थ्रू करके, उस एविडेंस को प्रीपॉन्ड करके, प्रीपॉन्डरेंस ऑफ एविडेंस बोलते हैं उसको, उसको डिसाइड करने के बाद ही वो ऑर्डर पास कर सकता है। अपना पर्सनल नॉलेज नहीं दे सकता वो। अच्छा, तो क्या दिशा के केस में जो 266 पेज का एफिडेविट है, एप्लीकेशन है सतीश साल्यान जी का, उसमें आपको लगता है कि उसमें एनफ मटेरियल है जिससे जज साहब को ये आदेश देने में कोई आपत्ति नहीं होनी चाहिए वाला मैं सवाल पूछ रहा हूं, प्रिडिक्शन नहीं मांग रहा हूं आपसे। देखिए, जो मटेरियल ऑन रिकॉर्ड हमने दिया हुआ है वो तो जी। डेफिनेटली हमने जब प्रेयर की है कि लेट हम्म, द एफआईआर बी रजिस्टर्ड बाय द पुलिस, तो मटेरियल उसी हिसाब से दिया हुआ है। ऑल द हम्म। अवर्मेंट्स एंड सबमिशन मेड इन द एफिडेविट is towards the commission of the cognizable offense for which the FIR has to be registered. तो डेफिनेटली प्रेयर क्लॉज हमारा है, ऑर्डर जज साहब को पास करना है बेस्ड ऑन द मटेरियल ऑन रिकॉर्ड। अच्छा, बेस्ड ऑन मटेरियल ऑन रिकॉर्ड, खाली सिर्फ ये क्या आपने ये भी प्ली किया है कि एफआईआर खाली रजिस्टर ना हो, बल्कि आपने ये भी प्ली किया है कि टाइम बॉन्ड इन इन्वेस्टिगेशन हो, कोर्ट मॉनिटर्ड इन्वेस्टिगेशन हो, कस्टोडियल इंक्वायरी किया जाए, ये सारा आपने डिमांड किया है। आपको लगता है कि क्या फर्स्ट हियरिंग में ही वो इस तरफ भी लगा सकते हैं निगाह, चाहे तो? एक एक बार एफआईआर तो रजिस्टर होने का ऑर्डर होने दीजिए। अगर एफआईआर रजिस्टर होने का ऑर्डर हो जाता है तो बाकी की प्रेयर्स भी कोर्ट कंसीडर करेगा उसमें। अगर कोर्ट को इसका ऐसा मतलब लगता है द कि मोमेंट, निष्पक्ष इन्वेस्टिगेशन हो और कोर्ट को तथ्य ऐसा लगता है कि ये सारे प्रेयर्स जो हमने मांगे वो ग्रांट करना जरूरी है, तो डेफिनेटली कोर्ट उसको मद्देनजर रखते हुए अगर सेटिस्फाइड है तो वो प्रेयर भी ग्रांट कर सकते हैं। तो ये बात मान बाकी लिया जाना चाहिए कि अगर कोर्ट ने एफआईआर रजिस्टर करने का, पहले तो पुलिस को नोटिस देगी, मुझे ऐसा लगता है, फिर नोटिस में जवाब मांगेगी कि आपने अभी तक एफआईआर क्यों नहीं किया है, और उसके बाद उनको अगर जवाब आदेश आता है कि आप एफआईआर रजिस्टर कीजिए, तो इसका मतलब है कि ये लड़ाई आधी जीत लिया आपने। देखिए, रूल ऑफ लॉ है ऑडी अल्टम पार्टम, मतलब नो वन शुड बी कंडेम अनहर्ड। जो अदर साइड है, पुलिस है, डेफिनेटली उनको नोटिस देके उनका जवाब मंगाया जाएगा, रिप्लाई आएगा, और हमारा जो एप्लीकेशन है उनका जो रिप्लाई है, दोनों को मद्देनजर रखते हुए कोर्ट विल डिसाइड द मैटर। राइट, कोर्ट बहुत विल बहुत डिसाइड द मैटर। शुक्रिया। लेकिन ये जो करप्शन के जो चार्जेस लगे हैं उसकी भी हियरिंग शुरू हो गई है, तो ये मान लिया गया है कि अब अदालत में सफाई अभियान भी शुरू होगा, अगर भ्रष्टाचार है तो। अगर भ्रष्टाचार है तो, अगर नहीं है तो कोई बात नहीं, फिर तो ये सब आरोप प्रत्यारोप पर चलेगा कि भाई आपने आरोप क्यों लगाया, उसके लिए उनको पनिशमेंट भी हो सकता है। ये दोनों बातें हैं, ये सब डिपेंड कुछ करेगा। बातें कुछ बातें इस प्लेटफॉर्म पर नहीं कही जा सकती है।
हाँ तो फिलहाल उस पर नो कमेंट्स। बिल्कुल ठीक है, बाकी बिल्कुल 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 तो बिल्कुल सफाई बिल्कुल, मैं अभियान मानता हूँ तो मानता हूँ। पूरे देश में चालू हो चुका है। हाँ, सफाई अभियान पूरे देश में साबुल चालू हो चुका है। बिल्कुल आप सही कह रहे हैं, मैं आपकी बात से सहमत हूँ कि कुछ बातें इस प्लेटफ़ॉर्म पे नहीं कही जा सकती हैं। वो कोर्ट परिसर में ही कही जा सकती हैं और कोर्ट का ही ये अधिकार है कि उन बातों बिल्कुल। को वो सुने, उन बातों को सुने और उस पर अमल करें। तो ये बात तो तय है कि आपने अपने तरफ से जितना कोशिश करना है, वो कर रहे हैं और जुडिशरी भी अकाउंटेबल हो, इम्पार्शियल हो। हम लोगों की कोई जाति दुश्मनी किसी जज के खिलाफ नहीं है। बिल्कुल मैं नहीं चाहता हूं कि किसी जज के खिलाफ कोई आरोप साबित हो, लेकिन वो भ्रष्ट भी ना रहे, क्योंकि ये प्रोपराइटी का मामला है, अकाउंटेबिलिटी का मामला है और परसेप्शन का मामला है। अगर जज का परसेप्शन गलत हो गया कि वो भ्रष्ट हैं, तो फिर डेमोक्रेसी का कोई अर्थ नहीं रह जाएगा, क्योंकि आप सबसे बड़ी आस हैं, आप न्याय के मंदिर हैं और आपको हम लोग पूजते हैं, ये आस्था है, ये श्रद्धा है, ये भरोसा है आप में। अगर वो टूट गया तो बहुत मुश्किल हो जाएगा। ईश्वरलाल जी, हम कामना करते हैं ये भरोसा कायम रहे और अगर किसी ने गलती की है तो वो एक्सेप्ट करें, आगे से वो गलती ना दोहराएं। बहुत बहुत शुक्रिया ईश्वरलाल जी। क्यूबाइड नेटवर्क लगातार इस अभियान को जारी रखे हुए है। 30 अप्रैल का हमें इंतजार है। अब से थोड़ी देर बाद हमारा आप एक और शो देखेंगे। वो शो होगा गजनी, तैमूर और ऐसे बहुत सारे लुटेरों की मानसिकता हमारे देश पर बार बार हमला कर पाए। थोड़ी देर बाद। नमस्कार।